हैं मैनेजर्स अभी भी वही कर रहे हैं कि बॉस कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, खड़ूस होना बॉसी चाहिए। होना चाहिए, हाँ। खड़ूस होना चाहिए। तो देयर इज नो न्यू अदर क्रिएटिव मेथड्स दैट वी आर अडॉप्टिंग। आई थिंक ऐसा नहीं बोल रही कि मैं कोई नहीं करता, मैं बोल रही हूँ कि बहुत पर कम लोग बहुत नंबर होंगे, छोटा है बहुत उसका कम भी। कंपनीज Right. होगी जो साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते होंगे और उस हिसाब से दे माइट फिगर आउट न्यू क्रिएटिव मेथड्स टू एंगेज विद देयर टीम। इनफैक्ट कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं ऑफिस में जिनको प्रमोशन Yes. इसीलिए नहीं मिलता, जो थोड़ा शाय होते हैं बेचारे, काम बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी चीज को जचा पाना उनको नहीं आता। करेक्ट, मेरे ख्याल से यही सबसे यही सेम इम्पोर्टेंट मेरे चीज साथ है। भी प्रॉब्लम थी। हाँ, यही सेम स्टोरी तो मेरे कैसे साथ आपने भी थी। ओवरकम किया इसको प्लीज बताइए, और स्कूल लेवल से या ग्रास रूट लेवल से कैसे इस पर काम किया, ताकि जब कोई बच्चा या बच्ची किसी कॉर्पोरेट हाउस का हिस्सा हो तो लीडर अगर बनना चाहे तो उसकी स्किल बेहतर हो जाए। अगर आप जॉब लीव नहीं कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, यानी वो अपने ही कुछ मेंटल स्ट्रेस में उलझे हुए हैं, तो आप एक बार उनसे जाके बात कर लिए कि यू नो आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इतना इतना काम किया है, व्हाई हैव यू नॉट एक्नॉलेज्ड, और व्हाट मेक्स यू नॉट एक्नॉलेज माय वर्क। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, बट आप कम से कम जो मैंने इतना काम किया है उसको एक्नॉलेज करिए, उसको वैलिडेट करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करने से काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिमिलरली व्हेन वी सी इंडियन क्रिकेट टीम, क्या वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होती? Of course. उसके बावजूद सचिन तेंदुलकर बनकर रहा, धोनी बना, विराट कोहली बना, तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है। हर जगह आप है। अपने काम के थ्रू कैसे जस्टिफाई करते हो और बाकी लोगों को चुप बिठाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स से भागने की जरूरत नहीं है, उसको अपने काम के थ्रू कैसे नीचे दिखाया जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक तीन अच्छी बात जो मुझे जेनजी की लगती है फिलहाल इज दैट दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। हाय पवित्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो। थैंक यू सो मच नवनीत। सबसे पहले बताइए कि आपके नाम को सुनकर कितने लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा नाम है? बहुत लोग कहते हैं, हाँ। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इट इज वेरी यूनिक, दे हैव नॉट हर्ड इट, कभी पहले सही सुना कहा, नहीं, मैंने देखा पहली बार ही नहीं। सुना था जब आपसे पहली बार बात हुई थी। थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए नाम को। सो द मीनिंग ऑफ माई नेम इज प्योर, टू बी प्योर, या पवित्र, जिसको हम और लोग किसने प्योर रखा है बोलते ये हैं। नाम आपका? ये मेरे नाना जी ने रखा है लॉन्ग बैक। जैसे आपका नाम है वैसे ही आप बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं। आप स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आपका खुद का भी एक ब्रांड है, इसके थ्रू आप कॉर्पोरेट के एडल्ट्स को भी सिखाते हैं इस छोटी सी उम्र में। क्या क्या करते हैं प्लीज थोड़ा सा इस बारे में बताइए, और मुझे ये भी बताना कि बच्चों को सिखाना टफ है या बड़ों को सिखाना? करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जी। देती हूँ मैं। आपने कहा छोटी सी उम्र में, ये मैंने बहुत सुना है, अभी भी मुझे लोग बोलते यही हैं कहते कि हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आई से दैट आई एम 25 years old एट द मोमेंट। जी। अच्छा 25 में आप इतना कर रहे हो, Right. इतना, तो वो मुझे काफ़ी सुनने को भी मिलता है जी, लोगों से। एंड सेकेंडली, हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि किसको पढ़ाना डिफिकल्ट होता है, मेरे ख्याल से एक अप्रोच अलग होता है। अगर हम लोग बच्चों के साथ देखें तो उनके साथ अप्रोच अभी बहुत अलग है। ठीक है। आजकल के बच्चे भी अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड अगर हम लोग देखें जी। डिजिटल एज में, और ये सब बहुत हाइपर एक्टिवनेस हो गई है बच्चों में, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभार पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में, ब्रोकन फैमिलीज, तो उस कारण से भी वो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। उनके साथ डील करने का अप्रोच इज, आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट। बट एज अ टीचर, अगर मैं एज अ टीचर के कॉस्ट्यूम में अगर आपको रह के बताऊं तो वो स्कूल में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो बिकॉज आई ऑल्सो वर्क एट डेली कॉलेज, तो मुझे लगता है कि स्कूल में 40 बच्चों की क्लास में या 30 बच्चों की क्लास में आप सबको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते, ना ही आप सबको समझ सकते हो। सो बीइंग इन द कॉस्ट्यूम ऑफ अ टीचर इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यंग किड्स जो इतने हाइपर एक्टिव है, इतनी एनर्जी है उनमें, वो बहुत मुश्किल होता है। एंड देन अगर हम लोग एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स में टॉकिंग अबाउट टीन्स आ गए, उसमें 25, 30 years, 40 years कॉर्पोरेट्स आ गए, तो उनके साथ ज़्यादा ट्रेन करने का अप्रोच होता है, उनको पढ़ाना नहीं होता, उनको ट्रेन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि लीडरशिप की बात करें, कॉर्पोरेट्स में लीड कैसे करना है, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई तो उसको मैनेज कैसे करना है। अब वैसे तो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल पे, AI पे सब अवेलेबल है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
So the implementation, the application of it, Right. वहाँ पे approach अलग है. So that is more into coaching, that is more into training. वहाँ पे teaching काम नहीं आएगा. Teaching is with kids. Right. So I think that is also a major difference between teaching versus training and versus coaching. Yes. So ये difference बहुत है. लीडरशिप की आपने बात करी ना, तो लीडरशिप के लिए कौन से साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जो हैं किसी इंसान के भीतर होने चाहिए, इस बारे में बताएं प्लीज. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. और मुझे लगता है कि 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स जो होने ही चाहिए एक लीडर के अंदर, वो कोई भी हो, मैनेजर हो, टीम लीडर हो, CEO ऑफ द कंपनी हो, अलग अलग पोस्ट पे हो सकता है, बट द पर्सन इज लीडिंग, या तो टीम को लीड कर रहा है, कंपनी को लीड कर रहा है. सबसे पहले तो आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज रैपो. कई बार एज अ लीडर हम भूल जाते हैं, हमारे पास बहुत काम रहता है, टीम को ये मैनेज करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, सो वी फॉरगेट टू बिल्ड अ रैपो विथ आवर टीम. ऐसा होता है बहुत बार, हम देखते भी हैं कि अपने ही काम में लीडर्स बिजी रहते हैं, मैनेजर्स बिजी रहते हैं मीटिंग्स में, तो वो रैपो बिल्ड करना भूल जाते हैं विद द टीम. वो एक रैपो नहीं होता, एंड ऑल्सो देन द एम्प्लॉय स्टार्ट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने एक अच्छा कहीं पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, जहाँ पे आई वॉज रीडिंग एंड दिस पर्सन सेड दैट पीपल डोंट लीव द कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स. Yes, 100%. सो अगर उनको मैनेजर नहीं जमता, टीम नहीं जमता, पीपल लीव. सो आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज रैपो. If you have a good trust, good rapport with them, they will stay in the company. And this is one of the major problem of these companies nowadays. Yes. कि उनको retention नहीं मिल रहा है. Second important quality of a leader is he or she has to be creative. क्रिएटिव होना चाहिए. कई बार हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड्स चले आ रहे हैं, जो पहले भी हम करते थे कंपनीज में, अभी भी हम वही कर रहे हैं, मैनेजर्स अभी भी वही कर रहे हैं कि बॉस कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, बॉसी होना चाहिए, खड़ूस होना चाहिए. तो देयर इज नो न्यू अदर क्रिएटिव मेथड्स दैट वी आर अडॉप्टिंग. आई थिंक ऐसा नहीं बोल रही कि मैं कोई नहीं करता, मैं बोल रही हूँ कि बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम कंपनीज होगी जो साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते होंगे, और उस हिसाब से दे माइट फिगर आउट न्यू क्रिएटिव methods to engage with their team. And तीसरा एक important quality होना चाहिए leadership by walking. अब इससे क्या है कि अगर कोई लीडर टेबल और डेस्क पे बैठा हुआ है कंपनी में, ये मैं बहुत हमेशा सोचता हूँ, ये कभी वहां पे कुछ काम हो ही नहीं सकता. एंड देन द लीडर विल कंप्लेन कि कुछ काम नहीं हो रहा है, टीम सुन नहीं रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है. बट सबसे अच्छा तरीका इसको कम्बैट करना है लीडरशिप बाय वॉकिंग. व्हेन यू जस्ट गेट अप फ्रॉम योर, पहले तो उठ जाओ, आप कुर्सी से, टेबल से उठ जाओ. डोंट कीप सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. जस्ट मूव अराउंड द वर्क प्लेस. आप मूव करो, देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, टीम क्या कर रही है. इफ दे रिक्वायर थोड़ा सा आपका गाइडेंस कभी चाहिए उनको, तो आप वहाँ रुक के उनको गाइडेंस दे दो. कभी हो सकता है कि उनको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ क्वेश्चंस पूछ लो आप. क्वेश्चंस पूछने से भी हमारा एक दिमाग अलग पैटर्न में काम करना चालू कर देता है, एंड वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग कि अरे ये क्वेश्चन इसने पूछा, मेरे बॉस ने ये क्वेश्चन पूछा, लीडर ने क्वेश्चन पूछा, पर मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा इस बारे में. सो वी स्टार्ट थिंकिंग about a particular aspect in a very different manner. So I think ये छोटे छोटे ट्रेड से बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कुछ आवश्यकता नहीं है. छोटी छोटी चीज़ें हैं. लीडरशिप बाय वॉकिंग, क्रिएटिविटी, फिर रैपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक काफ़ी है. इनफैक्ट मैंने भी जब कहीं पर काम करता था ना, मैंने ये अपने साथ हमेशा सोचता था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बॉसेस जो हैं हफ्ते में एक दिन डिसाइड करें कि यार मैं टीम के साथ बैठकर काम करूंगा, कैबिन छोड़ दें. है ना, आज मैं XYZ के साथ बैठा हूँ, कल मैं किसी और के साथ बैठूंगा. या हफ्ते में अलग अलग किसी के साथ बैठने से क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है साथ में काम करने वालों का. जब मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कभी हो सकता है मेरे साथ होगा, कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे 18-19 साल के करियर में. लेकिन जब मैं कभी बॉस बना, मैं लीडर बना, तो मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसा करूं. इनफैक्ट मुझे कैबिन भी ऑफर किया गया, तो मैंने कैबिन के लिए मना कर दिया. मैंने कहा कि मैं लोगों की टीम के साथ ही ऑफिस में बैठूंगा. उससे प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ी, आइडियाज़, डिस्कशंस, इतनी सारी चीज़ें खुलकर आती थी, बड़ा मज़ा आता था. तो मुझको लगता है कि बॉस को हफ्ते में एक बार कैबिन से बाहर बैठना चाहिए, और हर बार किसी नए एम्प्लॉय के साथ बैठना चाहिए. उससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है काम करने का, और उसको लगता है कि यार ये कुछ नई चीज़ आज हुई है. इससे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि किसी ने मुझे बताया था कि अब्रॉड का कल्चर बहुत अलग है अपने इंडिया से. अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, कैसे अलग है, जैसे यहाँ पे हम यूजुअली हैबिचुएटेड हैं सर मैम बोलने के लिए, जो हमसे बड़े हैं इन पोजीशन. HR हो गई, कंपनी का CEO जो भी है, वी ऑलवेज से सर मैम. वहाँ पे ज्यादा सर मैम का सिस्टम नहीं है. वहाँ पे नाम से बुलाते हैं, फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, बट वो अंदर ही अंदर रिस्पेक्ट है फॉर द पर्सन. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ
शोइंग दैट रिस्पेक्ट बाय द टाइटल और बाय सेइंग सर और मैम, हम अंदर ही उसको रिस्पेक्ट करके बाहर नाम से बुलाएं। अगर ये कल्चर हम इंडिया में बिल्ड कर लेते हैं तो वो सर मैम वाला बैरियर हट जाएगा, बिकॉज वो एक बैरियर आ जाता है ना फिर कि ये हमसे बड़े, इनको सर बुलाना है, मैम बुलाना है। तो उस कारण से भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उस कारण से भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है कंपनीज में। तो आई थिंक ये अगर हम लोग अडॉप्ट करना चालू करते तो काफी हद तक कुछ सॉल्व हो सकता है। राइट, बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं ऑफिस में जिनको प्रमोशन इसीलिए नहीं मिलता, जो थोड़ा शाय होते हैं बेचारे, काम बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी चीज को जचा पाना उनको नहीं आता। करेक्ट, मेरे ख्याल से यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। हाँ, यही सेम स्टोरी तो मेरे कैसे साथ आपने भी ओवरकम किया, इसको प्लीज बताइए। और स्कूल लेवल से या ग्रास रूट लेवल से कैसे इस पर काम किया, ताकि जब कोई बच्चा या बच्ची किसी कॉर्पोरेट हाउस का हिस्सा हो तो लीडर अगर बनना चाहे तो उसकी स्किल बेहतर हो जाए। करेक्ट, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग बोलते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट। ओके, सो कैंपस टू कॉर्पोरेट एक अलग प्रकार का प्रोसेस होता है, जहाँ पे चाहे हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, वहाँ से जब बच्चे बाहर निकल के कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो वहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो हम जब भी काम करते हैं बच्चों के साथ, चाहे स्कूल लेवल पे चाहे कॉलेज लेवल पे, एक तो हम काम करते हैं अबाउट ग्रूमिंग, अपीयरेंस पे काम करते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में कैसे उनको बिहेव करना है, कैसा अपीयरेंस होना चाहिए, कैसा बात करने का तरीका होना चाहिए, लैंग्वेज पैटर्न कैसा होना चाहिए, टोन कैसा, पिच कैसा, ये सारा हमारा ग्रूमिंग अपीयरेंस में आता है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल। सो सामने वाले इंसान को कैसे समझना, वो क्या बोल रहा है, हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो समहाउ सबकॉन्शियसली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि अब ये क्या बोलने वाला है नेक्स्ट, या मुझे आपके हाव भाव से, पोस्चर से क्या पता चल रहा है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जनरल में बात कर रही हूँ, तो वो हमको हमेशा होता ही है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस में वो चलता रहता है। इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इट इनटू अवेयरनेस। ये सालों से हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी एकदम से कुछ होने लग गया है। इट्स हैपनिंग सिंस द ओल्ड एजेस, जब से इंसान है धरती पे। बिल्कुल ठीक बात है। बट अभी लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो अभी लोग बात कर रहे हैं, दे आर नाउ गेटिंग अवेयर कि हाँ चलो ऐसा भी कुछ होता है, साइकोलॉजी कुछ होता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है। पहले लोग बात नहीं करते थे, बट पहले होता था, राइट, व्हिच इज आल्सो व्हाट वी कॉल एज द हैलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट इज लाइक द फर्स्ट अपीयरेंस। अगर मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, 90% ऑफ द केसेस में मैं अपने दिमाग में एक आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिठा लूंगी, बट उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हेलो इफेक्ट में मेरे पास हाफ से भी कम इन्फॉर्मेशन रहती है। सो यू इमेजिन कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मेरे पास आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप क्या करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, काम कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। बट इन द फर्स्ट मीटिंग आई एम फ्रेमिंग अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू इन माई माइंड विद लेस देन हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज सो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर हम लोग वर्क प्लेसेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस, कहीं पे भी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एम्प्लॉइज, हर जगह वो डिस्ट्रक्टिव है। आप वो फर्स्ट इंप्रेशन बना लोगे विथ हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, एंड आप उसी में रहोगे फिर, एंड देन यू विल स्टार्ट अज्यूमिंग कि अच्छा ये इंसान तो ऐसा ही है। होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी से हेल्प मांगना है, पर आप बोलोगे नहीं मैं उससे हेल्प नहीं मांगूंगा, यार वो तो कैसा दिख रहा है, वो मुझे हेल्प नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे वो इंसान कैसा है, और मे बी विदाउट हैविंग द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। राइट, ये भी मैंने कई बार नोटिस किया है पवित्रा, कि कई बार हम लोग जब इंटरव्यूज लेते हैं, नए पहली बार किसी से मिलते हैं, तो पहली बार में आदमी आपको अच्छा ही दिखाता है अपने आप को ना, वो भी है, वो क्यों अपने आप को गलत बताएगा? तो हिल स्पीक गुड, मतलब वो अपने आप को जो भी बेहतर क्वालिटीज हो सकती है उसके बारे में बात करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, क्योंकि आजकल तो ट्रेनिंग्स होती है ना, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना चाहिए उसके लिए, तो कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में काउंट कराया जाए, ये सारी चीज करवाई जाती हैं। तो मुझे लगता है किसी को भी लेकर फर्स्ट टाइम परसेप्शन बनाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, ये कभी करना ही नहीं चाहिए। बट दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। ये माइंड ही ऐसे वर्क करता है, ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल ही ऐसा ही वर्क करता है, अनटिल अनलेस यू ब्रिंग इट इनटू अवेयरनेस, तब आप उसको रीट्रेन कर सकते हो, रीवायर कर
सकते हो, हाँ। वो बात अलग हो गई। इससे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक टेड पे टॉक हुआ था अबाउट रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, यस यस। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को आप रीवायर कर सकते हो टू चेंज योर एक्सपीरियंसेस। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, बट आप अपने एक्सपीरियंसेस चेंज करोगे तो आपको दुनिया अलग दिखेगी। इट्स लाइक बहुत फेमस सेइंग होता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू और द मोमेंट यू क्रिएट न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर माइंड, द वर्ल्ड विल लुक डिफरेंट फ्रॉम योर आईज। ओके। सो बात एक्सपीरियंसेस की है। अगर हम हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज करेंगे, हमारा परसेप्शन चेंज करेंगे, हम देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, सो एवरीथिंग वुड लुक डिफरेंट टू अस। एंड नॉट ओनली दिस, बट ये हमारे माइंड, हमारे ब्रेन को भी हेल्प करता है टू क्रिएट अ न्यू पैटर्न इन द ब्रेन, और वो रीवायर होता है, हमको नहीं पता चलता बिकॉज वो अंदर ही अंदर हो रहा है। वो न्यूरॉन्स अंदर ही अंदर रीवायर हो रहे हैं, तो बाहर कुछ पता नहीं चलेगा, बट अंदर ही अंदर इट विल बी डन इन अ वेरी ऑटोमेटिक मैनर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू उनकी लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें पहले तो, बिकॉज स्कूल में कई बार टीचर्स इतने सारे बच्चों को मैनेज करती है, इट्स इम्पॉसिबल टू फोकस ऑन एवरी चाइल्ड यूनिकली एंड डिफरेंटली, राइट? और बच्चों के लिए भी, क्योंकि स्कूल 5-6 घंटे का होता है, कितना होता है, सुबह 8 बजे जाओ, 3 बजे आओ, 6 घंटे का स्कूल है। उसमें स्पोर्ट्स भी करना है, उसमें म्यूजिक भी करना है, उसमें डांस भी करना है, उसमें को करिकुलर भी, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें ब्रेक भी हो गया, लंच भी हो गया, सब कर लिया, सब कुछ है, राइट? अब 40 मिनट्स की क्लास में एक टीचर क्या करेगा? सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बिठाना इंपॉर्टेंट है कि आप घर में क्या कर रहे हो आफ्टर स्कूल आवर्स। तो स्कूल में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बट स्कूल के बाद जब बच्चा घर जा रहा है, तो एक तो मैंने ये ट्रेंड बहुत देखा है कि बच्चा घर जाएगा, ये ट्यूशन है, मैथ ट्यूशन, फिर लैंग्वेज ट्यूशन, फिर साइंस ट्यूशन, फिर कथक डांस, फिर भरतनाट्यम। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स वेरी गुड। आजकल के बच्चे मल्टीटास्किंग है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पहले वो माइंड वैसा काम नहीं करता था, दैट एवरीबडी यूज्ड टू डू दिस। कोई अगर एक चीज करता था तो वो एक ही चीज करता था। बट आजकल के बच्चे मल्टीटास्किंग है, विच इज गुड, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम हम उसका एक ड्रॉबैक अगर देखें तो उनको ब्रीदर नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इवन आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल से आने के बाद भी ट्यूशन में इन्वॉल्व है, ट्यूशन से कभी बर्थडे पार्टी में जाना होता है शाम को 7 बजे, वहां से 9 बजे आएंगे, होमवर्क करके सो जाएंगे। सो ब्रीदर नहीं है, तो ब्रीदर नहीं है तो पेरेंट्स से बात करने का टाइम नहीं है। पेरेंट्स से बात, अब पेरेंट्स भी ऑक्यूपाइड है अपने जॉब में, बिजनेस में, व्हाटएवर प्रोफेशन इज देयर, तो कहीं ना कहीं एक रैपो मिसिंग है। एंड बिकॉज द रैपो इज मिसिंग, तो जो काम स्कूल में नहीं हो सकता वो घर पे होना इंपॉर्टेंट है। द पेरेंट्स शुड, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस हो गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया। एंड देन अगेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कोप अप। तो एक तो होता है IQ तो बहुत अच्छा है बच्चे का, बट EQ जो है, इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका क्या करें? हाँ, वो मैं ये नहीं बोल रही कि इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट उसके लिए टाइम चाहिए। बच्चे के पास ट्यूशन्स थोड़े कम करके आप उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें करें, कोई एक्टिविटी करें, ये हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते, EQ पे ही हम बात करते हैं, बट SQ बहुत इंपॉर्टेंट है। SQ की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा आगे चल के बच्चों को समझ आता है, एकदम यंग में उनको अंडरस्टैंड नहीं होता ये कॉन्सेप्ट, बट आगे चल के उनको पता चलता है कि हाउ एम आई एज अ पर्सन स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको रिचुअल्स में एंगेज होना चाहिए, वट एवर दे आर फॉलोइंग एज कल्चरल रिचुअल्स, ये नहीं। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है दैट हाउ दे परसीव द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज हम इंसान के बस की हर बात नहीं है। देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, राइट, एंड द थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो व्हेन द किड्स, अगर हम लोग यही उनको थोड़ा बिल्ड करवाना चालू कर दे कि हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस अराउंड यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे थिंग्स आपके हाथ के बाहर जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे कोप करना है, एटलीस्ट मे बी स्टार्ट करें हम थोड़ा करके। द पेरेंट्स कैन ऑल्सो स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इनटू द डेली एक्टिविटीज, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनका बिल्डअप अच्छा होगा, इज व्हाट, एंड दिस व्हाट हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ, मेरे घर की बात करूँ, मेरे पेरेंट्स
पेरेंट्स की बात करूँ, सो आई थिंक उन्होंने भी मुझे यही सिखाया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो बिगिनिंग से ही बेस से ही अगर हम लोग वो सिखाना चालू कर दे तो आगे चल के उनको बहुत फ़ायदा रहेगा. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में, इसीलिए. और जो आप कर रहे हो सरेंडर करना, कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है. एक्सेप्टेंस और सरेंडर दोनों. ये इसीलिए क्योंकि बताता हूँ मैं, आप जब ये समझ जाते हो कि भाई साहब मेरे बस का नहीं है, तो किसके बस का है? कोई सुप्रीम पावर तो है जिसके बस का है. तो वो महाभारत की कथा आती है ना, कि जब भीष्म पितामह ये डिसाइड करते हैं कि भाई साहब ये 5 अस्त्र मैंने निकाल लिए हैं और कल पांडवों का वध हो जाएगा, है ना. तो पांडवों के पास कृष्ण जी जाकर बोलते हैं कि तुम सो रहे हो यार, तुम्हें पता है कि भीष्म पितामह ने बोल दिया कि कल तुम 5 को खत्म कर दिया जाएगा. तो वो कहते हैं कि भैया हम इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हमारी चिंता करने वाले आप हैं. तो ये सरेंडरनेस भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि उन्हें पता है कि हमारी चिंता कौन करे. हम अगर बच सकते शायद तो नहीं बच पाएंगे. भीष्म पितामह ने अगर 5 बाण निकालने मतलब वो कर लेंगे, लेकिन बचाने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है. तो सम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लेवल पे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं करें, लेकिन एक कोशिश ये भी करना चाहिए कि भगवान अब मैं हार गया हूँ, ये आप ही करोगे या आप ही कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो important and also the reality of how the life works. Yes, and we cannot escape that reality. and अगर हम लोग, चलो भगवान में हो सकता है कि सब लोग नहीं मानते भगवान में, इट्स फाइन. पर एक सुपर पावर तो है. हाँ, एक कॉस्मोस जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कुछ तो पावर है जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है. अगर आप उसमें भी दुनिया क्यों चल रही है, उसमें भी अगर आप बिलीव करते हैं तो जस्ट लेट दैट आउट. कई बार होता है कि हम स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में होते हैं. होता है सबकी लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं? अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो लोग उनसे हेल्प मांगेंगे. एक्स पर्सन, ए पर्सन, बी पर्सन, वाई पर्सन, हेल्प मांगने जाएंगे. मदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर. बट उनसे भी बात नहीं बनी, फिर हम कहाँ जाते हैं? फिर हम जाते हैं सुप्रीम पावर के पास. एंड देन वी कुछ भी, या तो अगर आप गॉड में मानते हैं तो, अगर नहीं भी मानते हैं तो फिर हम बैठते हैं शांति से. एंड देन वी वेंट आउट, वी रिलीज व्हाटएवर इज देयर इनसाइड अस, ताकि हम एक पीस में आ जाएं. बट ये हम पहले कर लेते तो ये अगर हम लोग जो हम मदद मांगने गए, यस, अगर हम लोग जो मदद मांगने गए लोगों से, वो हम बाद में जाते, पहले ये काम कर लेते, और पहले ये कर लेते तो शायद हमको रिजल्ट्स अच्छे और जल्दी मिल जाते. ऐसे में मुझे एक क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में आता है कि छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े इजीली, चाहे वो घर हो, स्कूल कॉलेजेस हो या ऑफिसेज हो, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने इजीली आपके सामने आ रहे हैं कि आप बता नहीं सकते. इमोशनली कैसे स्ट्रांग होकर इनको मैनेज किया जा सकता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक ये हम सब कनेक्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ से. आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ होगा, मेरी लाइफ में भी कुछ हुआ है. एवरी डे में भी कुछ ना कुछ हसल बसल चलता रहता है. उस कारण से स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन होता ही है. होता क्या है कि वो किसी और पे निकल जाता है कभी कभार. अगर आप देखोगे तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ की हम बात करें, सन डॉटर, मदर फादर, तो अगर हम लोग घर आ रहे हैं, काम से घर आ रहे हैं घर, और अगर काम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिक्कत हो गई, बॉस ने कभी कुछ बोल दिया, झगड़ा हो गया, तो वो हम घर आके किसको, मतलब किसी न किसी पर वेंट आउट होता है. घर आके, हाँ करेक्ट, घर आके किस पे उतार रहे हैं? तो या तो वो हमारा स्पाउस हो सकता है, सन, डॉटर, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है. तो ये तरीका आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि हुआ कुछ अलग कहीं पे, बट आप आके कहीं और निकाल रहे हो. बट ये नेचुरल है, ये होता है. तो इसको कैसे बचें, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो कि अगर कुछ भी हो रहा है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रैदर देन थिंकिंग कि मैं इसको कहाँ निकालूं, कहाँ वेंट आउट करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. टेक्निकल टर्म्स में हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि आप कोई भी वीक पर्सन, वीक ऑब्जेक्ट पे वो प्रॉब्लम, वो इमोशनल अपहीवल जो हुआ है वो निकाल. इसको मेरी दादी क्या कहती थी मालूम है? कि गधे से जीते नहीं, गधैया के कान मरोड़े. मतलब आप किसी मजबूत इंसान से नहीं जीत पाए, पहलवान से, तो आपने घर पर आकर उस चीज को निकाल दिया. बिकॉज वी नो कि घर पे आके तो हमको कोई नहीं बोलेगा. मतलब वी कैन, एंड दैट हैपेंस, राइट? हमेशा ही होता है. यस. सो इसको कैसे ठीक करें? सबसे पहले तो आप जो भी हुआ है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम, घटना घटी है, फर्स्ट आप उसको प्रोसेस करो दिमाग के अंदर. थिंक फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू से मतलब है कि दूर से, हाँ, एक थर्ड पार्टी परसेप्शन से देखो कि मेरे साथ क्या हुआ है अभी. किसी ने मुझे कुछ बोला है,
तो किस इंटेंशन से बोला है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ह्यूमन्स ही अपने आप में इतने उलझे हुए रहते हैं कि अगर मुझे आपको कुछ बोलना है बट आपने उसको गलत इंटेंशन में ले लिया, पर मेरा इंटेंशन वो था ही नहीं बोलने का, क्योंकि मैं अपने ही थॉट्स में उलझी हूँ, मैं अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना उलझी हूँ कि मेरा इंटेंशन कुछ और था, आपने कुछ और परसीव कर लिया, और क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप फैक्ट्स देखो, एविडेंस देखो कि जिस इंसान ने आपको कुछ बोला है वो किस इंटेंशन से बोला है, उसका खुद का मेंटल स्टेट कैसा है, वो ठीक है, काम डाउन है। अगर वो खुद ही स्ट्रेस्ड में है तो आपको कुछ भी बोल के निकल जाएगा। तो उसमें फिर ईगो क्लैशेस नहीं होते। आजकल हम लोग देखते हैं कि कई बार डाइवोर्स भी इसीलिए होते हैं, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। एंड ईगो क्लैशेस में फिर हम अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं कि आई कैन डू दिस, तुम ये नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। बट जो काम आप नहीं कर सकते वो कोई आपका हस्बैंड, आपका स्पाउस कर सकता है, जो वो नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो अगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन कि हम इसको कैसे मैनेज करें घर पे, स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, पहले तो आप देखो कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। प्रोसेस करो इवेंट को। प्रोसेस करने के बाद किसी पे वेंट आउट मत करो। कोशिश करो कि आप अपने खुद के कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करो जिससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो और वो हेल्दी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डांस करने का बड़ा शौक है, किसी को पेंट करने का बड़ा शौक है, विच इज लाइक हॉबीज। अब उसके लिए हॉबी क्लास नहीं जाना है आपको, उसके लिए हमको सिर्फ घर पे बैठ के वो चीज करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है। सो डू वट एवर यू फील, what makes you happy or whatever you feel satisfied from inside, आप वो चीज करो जी। एंड आप वो चीज करोगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली जो इमोशंस आपके अंदर है वो उस पे निकल के आएंगे, इट विल ऑटोमेटिकली गेट वेंट आउट। बट वो अगर आप इसको कंपेयर करोगे फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट वी डिस्कस्ड, वो एक अनहेल्दी वे था वेंट आउट का। आप किसी और पे निकाल रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे निकाल रहे हो। ऑब्जेक्ट्स पे भी निकलता है, कुछ लोग चीजें फेंकने लग जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे निकाल रहे हो आप, विच इज अनहेल्दी। हेल्दी क्या है, कुछ ऐसे एंगेजमेंट करो एक्टिविटीज में विच इज मोर हेल्दी, लाइक मे बी what you like, what makes you happy, listening to music, dancing, drawing, painting। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उस मोमेंट पे कुछ हो नहीं सकता, ना हम पेंट कर सकते हैं, ना हम म्यूजिक सुन सकते हैं, ना हम डांस झगड़ा करते करते तुरंत गाना गाने तो अब तो अब क्या करें। नहीं, झगड़ा हो गया, झगड़ा इज फिनिश्ड आफ्टर दैट। हाँ, तो अब अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता, शांत बैठ जाओ। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। अब शांत भी लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। वो इससे नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि या तो हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं फोन। ये भी एक प्रकार का कोपिंग मैकेनिज्म है। झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, माइंड डिस्टर्ब्ड है, सीधा फोन उठाया, फ्रेंड को फोन लगा लिया, फोन उठाया, स्क्रॉल करने लग गए इंस्टाग्राम। तो वो स्क्रॉल करना, वो जस्ट हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज डिस्ट्रैक्शन, दैट इज नॉट गिविंग अस अ लॉन्ग टर्म वेंटिंग आउट मैकेनिज्म। तो शांत बैठो अगर कुछ नहीं हो सकता तो, एंड जस्ट प्रोसेस, उसको प्रोसेस करो, थिंक फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, और देखो कि कहाँ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सामने वाले इंसान ने कुछ किया है, आपने भी तो शायद कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो उसको प्रोसेस करो, रिविजिट करो कि क्या आपने भी क्या किया है, क्या गलती हुई थी, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। That is important. बहुत सही, बहुत अच्छी बात की आपने। इनफैक्ट हम लोगों को ये हर जगह पर अप्लाई करना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि यार उस पर गुस्सा इसीलिए कर लिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। तो गुस्सा आता नहीं, गुस्सा आप उसी पे करते, उस पर आप कर सकते हो बेचारे पर, है ना। अदरवाइज आप अपने बॉस पे कभी गुस्सा नहीं करते हो। आप गुस्सा बेचारे हमेशा छोटे पे ही करते हो। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि यार मैं गुस्सा बिना कारण कर जाता हूँ कई बार, और वो रियलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए मेरे ख्याल से। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम लोग लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं पवित्रा, जब हमको लगता है हम सही हैं और सामने वाले को लगता है वो भी सही है। करेक्ट। ऐसे में सही कौन है, कैसे इसको डिसाइड किया जाए? तो सही की डेफिनेशन क्या है, वो डिपेंड करता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वेरी सब्जेक्टिव। अब कोई हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला तो सॉल्व नहीं कर रहे कि इसका एक ही आंसर निकलेगा, भैया x इज इक्वल टू y, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस। हम लोग जब ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। तो सही की परिभाषा आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, किसी और के लिए अलग होगी। गलत की भी आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग, किसी और के लिए अलग। तो सही जब हम मानते हैं कि मैं भी सही, आप भी सही, तो अब क्या करें? तो देन उस मोमेंट पे दोनों सही ही रहने दो। क्योंकि वो सही मेरे लिए सही है, वो आपके लिए सही नहीं है। बट जो सही आपके लिए सही है वो हो सकता है मेरे लिए सही नहीं हो। सो एट दैट मोमेंट डोंट एंटर इनटू अ ईगो फाइट में मत आ जाओ। पावर प्ले जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें मत आओ आप। अगर मेरे लिए वो चीज सही है तो एक स्पेस बना के रखो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, कोई भी इंटीमेट रिलेशंस हो, मदर फादर। हाँ,
आप वो स्पेस बना के रखो, एंड आई थिंक दैट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप सामने वाले को देते हो टू अंडरस्टैंड कि देखो मेरे लिए सही ये है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो, इट इज़ फाइन, बट आई एम जस्ट गिविंग माई एडवाइस टू यू, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ और ये चीज़ मेरे हिसाब से सही है, आपके हिसाब से नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना देख लो. एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे फादर बहुत करते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो मेट पीपल, मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ये प्रैक्टिस करते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास लोग सही है आसपास जो इस बात को समझते हैं इमोशनली, आपको वो स्पेस देते हैं, तो आप ग्रो करोगे. एंड मेरे फादर भी वही करते हैं, वो उनका ओपिनियन बता देते हैं कि देखो मेरे हिसाब से ये ऐसा है, मेरे हिसाब से ये ऐसा है, जो सही मेरे हिसाब से है. नाउ यू थिंक अबाउट इट, अब आप सोच लो आपको क्या करना है. प्लस एट द सेम टाइम ये हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताओ ना कि उनको फोर्स मत करो कोई भी चॉइस के लिए. आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है. पहले के टाइम में आपने देखा होगा पेरेंट्स फोर्स करते थे कि नहीं मैथ्स ही पढ़ना है, नहीं साइंस ही पढ़ना है, जो भी कुछ करना है इससे ही बात करना है, उससे बात नहीं करना है. बट नाउ पेरेंट्स आर गिविंग दैट लिबर्टी, जो अच्छी बात है, बट उस लिबर्टी के साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं है. सो वो अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? व्हेन यू एक्सप्लेन टू देम एज अ पेरेंट. अगर मैं पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को बोल रही हूँ कि यू हैव लिबर्टी, आप चॉइस कर सकते हो, आपको किससे बात करनी है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, यू हैव ऑल लिबर्टी. मेरा कोई इंटरवेंशन नहीं है, बट आई एम जस्ट देयर टू सपोर्ट एंड गाइड यू फ्रॉम द बैक, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव. एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. सो पेरेंट्स कैन ऑलवेज बी, मैं ये नहीं बोल रही कि कई बार एक्टिव होना बुरा है, कई बार पेरेंट्स को इंटरवीन भी करना पड़ता है एक्टिवली. अगर उनको लग रहा है कि बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, इंटरवीन करना पड़ेगा. बट जहां हो सके हर बार एक्टिव नहीं चुन के आप थोड़ा पैसिव एक ले लीजिए, वो हमेशा हेल्प करेगा. हम लोग कई बार ऑफिसेज में या स्कूल्स में इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, कई लोग बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं. करेक्ट है ना, बड़ा पैसिव और अग्रेसिव बिहेवियर होता है लोगों का, जो कि हम लोग देखकर समझ जाते हैं कि यार इसके साथ थोड़ा सा निभाना मुश्किल होगा. क्या ये रेड फ्लैग्स हैं? क्या इसको समझा जा सकता है? और क्या रेड फ्लैग्स को समझ के हम क्या करें, कैसे रिएक्ट करें इस पर? यस, सो पैसिव अग्रेसिव आजकल ये टर्म बहुत यूज़ करने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं. सो पैसिव अग्रेसिव होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं. तो अग्रेसिव हमको पता है, अग्रेशन, एंगर बिहेवियर, एंगर का इमोशन होता है. पैसिव आप वो एंगर इमोशन निकाल नहीं सकते किसी और पे. तो जब आप नहीं निकाल पा रहे हो या नहीं निकालना चाहते हो या नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ एनी अदर सर्कमस्टेंसेस, वो अग्रेशन तो है ही, अग्रेशन तो गया नहीं है. एंड दैट इमोशन इज has taken a passive seat, उसने एक बैक सीट ले ली है. And now you have framed your unhealthy coping strategies to deal with that aggression, जो कि harmful है. किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए harmful है, of course. क्योंकि ना आप उसको निकाल पा रहे हो. अब मैं ये नहीं बोल रही कि किसी और पे निकालना है, मैं बोल रही हूँ कि एक प्रॉपर मेथड ऑफ चैनलाइजेशन जो हेल्दी होना चाहिए, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की. किसी हॉबी के साथ उसको, किसी हॉबी के साथ जो आपको ठीक लगे, जो आपको थोड़ा सा शांत, हाँ वो भी सबका अलग अलग मेथड होता है. अगर वो नहीं कर रहे हो तो पैसिव अग्रेसिव हो जाएगा. सो आई थिंक पैसिव अग्रेसिव इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेट टू गेट इन, कहीं पे भी, चाहे वो स्कूल्स में हो, वर्क प्लेसेस में हो. और ये यूजुअली तब होता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लीडर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो अग्रेसिव बिहेवियर हो गया. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम वो पैसिव अग्रेसिव में चला जाएगा, तो विच इज हार्मिंग योर बॉडी. एंड 90% ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है बिकॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ, या हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ. सो इट्स लाइक ऑल कनेक्टेड. तो अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो फिजिकल हेल्थ खराब होगी. कैसे? इट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू डिफरेंट डिसीजेस. सो आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, इवन फॉर दैट मैटर कैंसर का बायोलॉजिकल कॉजेस तो है ही, उसके बारे में कुछ ना नहीं है, बट इसके साथ साथ हम लोग मेंटल इफेक्ट्स भी देखते हैं कैंसर के, कि कैंसर हुआ है तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि वो एक मेंटल प्रॉब्लम से ही ट्रांसफॉर्म होकर फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट हो गया है. तो ऐसे सीवियर केसेस भी होते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी होते ही रहते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, अल्सर्स, ये सारा भी होता है. कई बार आपके कामों को अंडर वैल्यू किया जाता है, आपके स्कूल्स में भी, वर्क प्लेस पर भी, या घर में भी. इसको कैसे मैनेज करे इंसान? अगेन, अंडर वैल्यू का डेफिनेशन सबके लिए अलग है. सो वैल्यू का क्या है मतलब? वैल्यू मतलब कि मैं अपने काम को कैसे देखता हूँ. व्हाट इज द वैल्यू और द वर्थ आई अटैच
विथ माई पर्सनैलिटी, माई सेल्फ, टू माई वर्क। अब जैसे अब मान लो कि आप गए टेबल खरीदने आप गए, आप 4 दुकान में जाएंगे, हर एक का अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्राइस रहेगा, अलग अलग ब्रांड रहेगा, बट इट विल डिपेंड ऑन आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर बजट, आपके क्या दिमाग में है, करेक्ट? सो अगेन द सेम एग्जांपल, हर एक का वर्थ वैल्यू जो हम अटैच करते हैं, बिकॉज वी डील विथ ह्यूमंस, तो ह्यूमन से डील करना, ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, यस, राइट? सो उनका हर एक का वर्थ अलग, वैल्यू अब हर एक का अलग अलग होगा अपने दिमाग में, ओके? एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट डू यू फील? अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ बट माई बॉस इज नॉट एक्नॉलेजिंग माई वर्क, माई लीडर इज नॉट एक्नॉलेजिंग माई वर्क, डू आई फील अंडर वैल्यूड? बहुत लोगों को लगता है कि देन आई फील वेरी अंडर वैल्यूड, बट मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज यू वैल्यू योर वर्क, यू नो आपका वर्थ क्या है, आपने क्या काम किया है। अगर आप वैल्यू करते हो, आप वर्थ करते हो, आपको पता है व्हाट इज द क्वालिटी, अगेन गोइंग बैक टू द टेबल का स्टोरी, आपको पता है कि आपको कौन सा टेबल लेना है, क्या क्वालिटी है, क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, तो देन आई थिंक नोबडी इन द वर्ल्ड कैन एंटर इनटू योर बाउंड्री एंड से कि ये आपने क्या कर दिया, इट्स नॉट वर्थ इट। इफ यू थिंक इट्स वर्थ इट, इफ यू थिंक यू हैव अ वैल्यू जो आपने दिया है, अगर वो लोग एक्नॉलेज नहीं भी करते हैं तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल शुड एक्नॉलेज, पीपल शुड अप्रिशिएट जो भी आप करते हो, है ना? एक अप्रिसिएशन की वैल्यू, एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू हमको ही अंदर से अच्छा फील कराती है। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन देम, नॉट इन यू। सो यू गिव योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दो, यू गिव योर 100%, deliver the value and the worth you feel is appropriate with you as a person, जो आपको उससे कनेक्ट करता है, उतना करो आप। उसके बाद इट्स लाइक द सेम केस कि वी शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम, हम अपना कर्म अच्छा करो एंड देन वी शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट विच इज कमिंग इन। तो वैल्यू आप उतना दे दो जितना आप दे सकते हो 100%, एंड अगर लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, इट्स फाइन, दैट इज देयर प्रॉब्लम। You should not feel guilty about it. You should not feel depressed about it. You should not feel sad about it because you have given your best. और वो कहीं ना कहीं से वापस आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो भले उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, कोई और एक्नॉलेज कर देगा, कोई और कहीं से आके आपको बता देगा कि ओके वाओ यू हैव डन एन अमेजिंग वर्क। तो वो आपको नहीं पता कब कौन सा आ जाए, राइट। पर ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, कि आपने तो अपने काम को वैल्यू कर दिया है, इनफैक्ट आपके आसपास के लोगों ने भी कहा कि यार ये बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन आपके बॉसेस जो आपके लीडर्स हैं वो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इसका आप रिजल्ट क्या होता है? जो अप्रिसिएशन, जो सैलरी इंक्रीमेंट्स आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, बिकॉज आपका बॉस ही आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपके कोलीग ने कर दिया। हाँ, ऐसी सिचुएशन में क्या करे इंसान फिर? लीव द जॉब? अगेन अ गुड क्वेश्चन। हाँ, देखो मैं तो होती तो मैं तो छोड़ देती, आई वुड हैव लेफ्ट द जॉब, बट अगर आप जॉब लीव नहीं कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, यानी वो अपने ही कुछ मेंटल स्ट्रेस में उलझे हुए हैं, तो आप एक बार उनसे जाके बात कर लिए कि आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इतना इतना काम किया है, व्हाई हैव यू नॉट एक्नॉलेज्ड, और व्हाट मेक्स यू नॉट एक्नॉलेज माई वर्क? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, बट आप कम से कम जो मैंने इतना काम किया है उसको एक्नॉलेज करिए, उसको वैलिडेट करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करने से काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं भी होती है उसके बाद देन वी हैव अदर ऑप्शंस, जैसे एक तो हो गया आपने कहा कि जॉब छोड़ दीजिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर आप और कोई टेक्निक आप खुद से निकाल के सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेरे वर्क प्लेस पे। हाँ, वो मेरे ख्याल से इंडिविजुअली आदमी खुद समझ सकता है, खुद समझ सकता है। राइट। इसी से हम लोग पहुँचते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स पे। ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी कॉमन चीज़ है कि जैसे दुनिया विदाउट पॉलिटिक्स इमेजिन नहीं की जा सकती, ऐसे वर्क प्लेस भी वैसे ही हो गया। इस चीज़ को कैसे मैनेज करे इंसान? क्योंकि एक जब साधारण इंसान बेचारा पहली बार किसी वर्क प्लेस पर पहुँचता है और जब वो सोचता है कि सामने वाला तो बड़ा अच्छा है यार, सामने अच्छे से बात कर, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी सैड रियलिटी जो हम आजकल देखते हैं कॉर्पोरेट्स में। बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द सैड रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स नाउअडेज। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ऐसे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे इंसान भी ऐसे हैं, ये बोल रही हूँ कि जो हम जनरली देखते हैं, जो देखने में आ रहा है अबाउट पॉलिटिक्स, इसको मैनेज कैसे करें, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को देखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं आप पे उंगली उठा रही हूँ तो 4 उंगली मेरी तरफ है।
तो उंगली उठाना इज़ फाइन, हो सकता है किसी ने कुछ गलत किया, आपने उंगली उठा लिया, आपने अपनी बात रखी, विच इज़ एब्सोल्युटली योर राइट टू डू दैट, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम आप खुद बैलेंस्ड रहिए, खुद अपने आप में अंदर से पीस में रहिए, अलाइनमेंट में रहिए, बैलेंस्ड रहिए. आई थिंक इफ यू आर बैलेंस्ड, इफ यू आर अलाइंड विथ योर सेल्फ एज अ पर्सन, nobody in this world, whoever the leader, the boss, the employee, nobody in this world can trigger you, या आपको इमोशनली वो ओवरवेलम नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहो. ठीक है. इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं. जैसे अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से में मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपने वो सुन लिया, बट आप अंदर से एकदम पीस अलाइंड हो, बैलेंस्ड हो, और आपने मुझे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया. एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिस्पॉन्ड. आप अगर चाहते तो रिएक्ट कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको गुस्से से कुछ बोला. आप चाहते तो आप रिएक्ट कर सकते थे, आप मुझे वापस वो चीज़ 4 बार बोल सकते थे कि तुमने ये क्या बोल दिया, ये. बट आपने अगर कुछ नहीं बोला, विच मीन्स यू चूज टू रिस्पॉन्ड. राइट. सो मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट वर्सेस चूजिंग टू रिस्पॉन्ड. अगर कुछ हमारे आसपास हो भी रहा है ऑफिस में जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वहां पे रहना ही पड़ेगा, उनसे बात करनी ही पड़ेगी. सो स्टार्ट कंट्रोलिंग, डोंट कंट्रोल अदर्स, क्योंकि आप उनको वैसे भी नहीं कर सकते, ना ही आप उनको समझा सकते हो. फिर अपने आप पे आ जाओ. अगर मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेट मी चेंज माई सेल्फ, लेट मी स्टॉप रिएक्टिंग, let me start responding, let me choose how to respond to these situations around. And वो response भी आपका individual होगा. ऐसा कोई, again there is no straight formula for the response, individual है, individual to individual. For example, आपका response हो सकता है आप एकदम चुप हो गए, किसी और का response हो सकता है कि उसने पहले ऐसा होगा कि चलो आप बोल लो, उसके बाद मैं बोलता हूँ. So you say your entire thing, आप उसको finish कर लो, आप बोलना बंद करोगे, and then I will start. तो उससे क्या होता है कि सामने वाले इंसान को टाइम मिल गया बोलने के लिए, जो उसको बोलना था, जो उसको अंदर से निकालना था, वो उसने निकाल दिया. एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्टेड स्पीकिंग. तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते हैं. अगर हम लोग सेम एग्जांपल देखिए भगवद गीता का, सो लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं बोला. ओनली अर्जुना वाज स्पीकिंग इन द फर्स्ट चैप्टर. व्हाई? चाहते तो वो बोल सकते थे, बट नहीं बोला, बिकॉज अर्जुना वॉज एट द सेम पॉइंट इन टाइम वेरी ओवरवेल्म्ड इमोशनली. उनको बहुत चीज बोलनी थी, निकालनी थी, क्वेश्चंस बहुत सारे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. साथ में उनका अंदर का डायलेमा, अंदर का कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं, मैं इसको कैसे मैनेज करूं, ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्ट चैप्टर अर्जुना ओनली स्पीक्स, सेकंड चैप्टर से वो बोलना चालू करते हैं, राइट, एंड देन वो बोलते रहते हैं. फिर उन्होंने सारा ज्ञान दिया. करेक्ट. So I think this is what we can implement in our lives. बिल्कुल ठीक है. इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ प्रैक्टिकली, कि ऑफिस पॉलिटिक्स अगर है तो उससे बचने का तरीका तो ये नहीं हो सकता कि आप ऑफिस छोड़ दें. मैं इसको अपने लेवल पर जब देखता हूँ तो ऐसे देखता हूँ कि मेरे पापा जो है गवर्नमेंट ऑफिस में थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब तो आप नहीं छोड़ सकते ना तुरंत ही, नहीं छोड़ सकते. इफ़ वी हैव ऑफिस पॉलिटिक्स और मेरे बॉसेस मेरे लिए या मेरे अगेंस्ट कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ ना कुछ बेहतर करके अपने काम के थ्रू ही जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप को. तभी जाकर मेरे फादर ने अपनी पूरी सर्विस की और बहुत खूबसूरती से वो रिटायर हुए. सिमिलरली व्हेन वी सी इंडियन क्रिकेट टीम, क्या वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होती है? उसके बावजूद सचिन तेंदुलकर बनकर रहा, धोनी बना, विराट कोहली बना. तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है. आप अपने काम के थ्रू कैसे जस्टिफाई करते हो और बाकी लोग को चुप बिठाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स से भागने की जरूरत नहीं है, उसको अपने काम के थ्रू कैसे नीचे दिखाया जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. कई बार लोग अफेक्ट भी हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए आपकी बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने बैलेंस्ड है वो इंपॉर्टेंट है एज अ पर्सन. इसीलिए हम बात करते हैं इमोशनल क्वोशंट की, स्पिरिचुअल क्वोशंट की, ये इंपॉर्टेंट है. ये वर्क प्लेसेस पे आजकल इंपॉर्टेंट है. आजकल IQ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारा काम तो AI कर लेता है. इसलिए आजकल ले ऑफ्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. देखोगे आए दिन कंपनीज ले ऑफ्स कर रहे हैं, सारा काम तो AI कर रहा है. तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग झगड़ रहे हैं आपस में, बस कुछ नहीं हो रहा है. राइट. आजकल बड़ी कॉमनली हम लोगों ने पवित्रा ये चीज़ नोटिस किया है कि ऑफिसेज में, वर्क प्लेस पे लोग अपने काम की को जो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए नहीं मिलता है, अपने काम का क्रेडिट किसी और को मिल रहा होता है. तो अपने काम का क्रेडिट हमें मिल जाए, इसके लिए कैसे कोशिश की जाए? सो इसके लिए सबसे पहले तो ना वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको शो करें. सो वन इज आई हैव नॉलेज, आई हैव स्किल्स. बहुत लोगों, सबके पास नॉलेज है, सबके पास स्किल्स है, ठीक है, बट व्हाट पीपल लैक इज टू इम्प्लीमेंट और टू शोकेस दैट नॉलेज टू अदर्स. ये सेम मेरे साथ भी होता था. अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी खुद की स्टोरी ऐसी है कि बिकॉज
अभी हमने बात करी कि आई एम वेरी यंग, तो लोग मुझे देखते हैं तो एक हैलो इफेक्ट, एक फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं दिमाग में कि ये क्या करेगी, शी इज ऑलरेडी वेरी यंग, शी लुक्स लाइक शी इज ऑलरेडी स्टडिंग इन अ कॉलेज। कुछ लोग तो मुझे बोल देते हैं कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं कॉलेज में नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा हो गया सब। तो फिर मुझे किसी ने बोला, शी इज़ वन ऑफ माई मेंटोर, शी टोल्ड मी वन डे दैट लिसन, यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, आपको एक चीज़ करनी है। वेरेवर यू गो टू इवेंट्स, कहीं पे भी आप जाओ, अपना काम दिखाओ, लोगों से मिलो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप अपना सारा बताओ कि आप क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्वालिफिकेशन अर्न किया है, वेयर हैव यू वर्कड, व्हाट आर यू डूइंग, सब बताओ। ठीक है। तो वो क्यों बताना है? बिकॉज वो आपके एज को देख के एक प्री अजम्पशन बना रहे हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ डिस्ट्रैक्शन, अ बैरियर फॉर यू। वो एक बैरियर बन रहा है आपके लिए, तो आप उनको सारा बता दो। सेम इस पे भी, अगर आप वर्क प्लेस पे हो, आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू शोकेस कि आपको आपके स्किल्स, आपके एक्सपर्टीज, जो आपने काम किया है इतना एफर्ट लगा के, बताना पड़ेगा, खुद ही बताओ। तो आई थिंक इट्स वेरी, इसके लिए मुझे एक लाइन भी ध्यान आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपना बाजा आपको खुद ही बजाना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक द सेम थिंग। पहले मैं ऐसा नहीं मानती थी, पहले मुझे लगता था कि यार इट्स लाइक बोस्टिंग, मुझे लगता था कि मैं बोस्ट कर रही हूँ अपने आप को कि मैंने क्या किया है वो मैं बता रही हूँ, बट इट्स नॉट बोस्टिंग, इट इज एक्चुअली टेलिंग पीपल, मेकिंग देम अवेयर कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या काम किया है, इवन एट द वर्क प्लेसेस। सो नॉट बोस्टिंग बट जस्ट टू शोकेस। There's a very subtle difference between boasting and to showcase. आपके काम को आपको बताना ही पड़ेगा। मेरे बॉस मुझसे हमेशा Nobody else will do that. कि मेरे बॉस कहते थे कि शाहरुख खान के काम को शाहरुख खान ही बताएगा, सलमान खान नहीं बताएगा ना। करेक्ट। तो आपका काम जो आपने किया वो आप ही बता सकते, कोई और नहीं बताएगा। तो आप जो कह रहे हो कि शुरुआत में आपको बताना पड़ेगा, शुरुआत में बताना पड़ेगा, बाद में नहीं बताना पड़ेगा। बाद में तो देन योर पर्सनालिटी विल स्पीक वॉल्यूम्स, योर वर्क विल स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट इट। आजकल जेनजीज को गाली बकने का जो है फैशन बना हुआ है, हर कोई हर जगह पर जेनजीज को ही नीचे दिखा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जेनजीज में कुछ तो ऐसा होगा ना अच्छा, जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, उनके साथ मिलकर उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है ऑफिसेज में या वर्क प्लेस पे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इससे मुझे ध्यान आया कि एक मैं पोस्ट पढ़ रही थी, कल की ही बात है, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें एक जेनजी ने अपने बॉस को ईमेल लिखा था दैट सॉरी, आई एम नॉट कमिंग टुडे, I won't be coming for the next few days also because I'm not feeling like to work. Okay. I'm not feeling like to work. So it's not about any other concern, but I'm not feeling like to work. और मैं कुछ दिन नहीं आऊँगा। साथ में उसने अपनी ट्रेन का टिकट नीचे अटैच कर दिया था। I am going to so and so place. मेरे ट्रेन का टिकट है, मेरा ये फेयर है, मेरा ये स्टे है। और नीचे लिखा था talk to you soon, bye. So इससे मुझे ध्यान आया कि जेनजीज की हम लोग जब बात करते हैं, एक तो उनको वाइब मैच होना चाहिए। इट्स लाइक आई एम नॉट फीलिंग, मतलब वाइब मैच नहीं हो रही, काम से वाइब मैच नहीं हो रही, एनवायरनमेंट से वाइब मैच नहीं हो रही। और आप देखो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई वाइब नाम की चीज ही नहीं थी। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करेंगे तो दे ऑलवेज वर्कड, उनको जो काम दिया गया था उन्होंने उसी में किया, मर मर के कर रहे हैं, कर रहे हैं इवन फॉर दैट मैटर पर्सनल लाइफ। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं वाइब नहीं आ रही विद द पर्सन, हम लोग डेट पे जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, आई एम नॉट गेटिंग द वाइब विद द पर्सन, ऐसा होता है। बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, आई एम सेइंग दैट इट्स जस्ट अ डिफरेंट परसेप्शन टू लुक एट थिंग्स। पहले अगर हम लोग देखेंगे तो उनको वो काम मर मर के भी कर रहे थे बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि उनको करना था। बट आज हमारे पास ऑप्शंस है, लिबर्टी है, जेनजी हैज दैट लिबर्टी। तो आई थिंक तीन अच्छी बात जो मुझे जेनजी की लगती है फिलहाल इज दैट दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट से मेरा मतलब है जुगाड़ू, जिसको हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। तो बहुत जुगाड़ू हैं। अगर कोई भी आप कहीं पे भी अटके प्रॉब्लम में, और ये हमारे इंडिया में ही होता है जुगाड़ू। इनफैक्ट मैं एक इंसान से बात कर रही थी, शी इज अ नेटिव फ्रॉम अ वेस्टर्न कंट्री, वहां पे रहती है वो, उधर की नेटिव है वो। शी वाज सेइंग शी आल्सो नोज द टर्म जुगाड़। मैंने उसको पूछा आपको कैसे पता जुगाड़? तो शी टेल्स मी आई इंटरेक्ट विद इंडियंस ऑन अ डेली बेसिस। वो हमारे इंडियन से इंटरेक्ट करती होगी, हमारे कंपनीज से, काम से रिलेटेड बेसिकली। तो उसमें किसी एम्प्लॉय ने उनको जुगाड़ के बारे में बता दिया होगा एंड शी इज़ वेरी फैसिनेटेड। वो बहुत उनको अच्छा लगा ये टर्म कि व्हाट इज जुगाड़। देन शी गूगल्ड इट और उनको पता चला कि दीज आर दोज पीपल हु कैन फिक्स एनी प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट इन टाइम थ्रू एनी मीन्स, जिसको हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे इंडियंस जेनजी की, विच इज़ वॉट वी शुड अप्रिशिएट। सेकेंड, आई थिंक दे आर वेरी क्रिएटिव। लाइक अभी हम लोग बात कर रहे थे, दे डोंट फॉलो द अनकन्वेंशनल पैटर्न्स। राइट। चाहे वो कहीं पे भी हो, काम में हो, पर्सनल लाइफ में, कुछ ना कुछ हमारा कुछ
है जिसमें वो एक न्यू वे लेके आते हैं टू बी क्रिएटिव. दे डोंट फॉलो द अनकन्वेंशनल पैटर्न. I think that is also very good quality of Gen Z. And the third important quality about Gen Z जो मुझे लगता है is that they are very open to learning. कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं. इनफैक्ट मैं अगर मेरे कॉलीग्स की बात करूँ, मेरे जो साथ में पढ़े उनकी बात करूँ, आई थिंक एवरीबडी इज लर्निंग सम और द अदर थिंग. इनफैक्ट फॉर मी, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो मुझसे छोटे काफ़ी सारे लोग जो बच्चे हैं अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दे आर ऑल्सो लर्निंग एवरी न्यू थिंग एवरी नाउ एंड देन. सो दे आर ओपन टू लर्निंग. अभी ये वाला माइंडसेट होना भी एक अपने आप में एक चेंज है, एक शिफ्ट है इनटू द, चाहे हम इसको एज शिफ्ट बोले, कल्चर शिफ्ट बोले, टाइम का शिफ्ट बोले. पहले लोग इतना ओपन टू लर्निंग नहीं थे. अगर आप देखोगे, अगर उनको एक जॉब मिला है, एक काम मिला है, तो उसी काम में वो 50 साल करते रहेंगे. बैंकिंग है तो बैंकिंग 50 साल, कपड़ों का करना है तो कपड़ों का 50 साल, 50 साल एक ही काम में लगे रहेंगे. दे विल नॉट इवन ट्राई टू एक्सप्लोर. आजकल क्या है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अभी एक काम किया, इसमें और क्या हो सकता है, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको हम कैसे सीख सकते हैं. सो ओपन टू लर्निंग, ओपन टू एक्सप्लोरिंग, बहुत डाइवर्स माइंडसेट हो गया है अभी. देयर इज अ मेंटल शिफ्ट व्हिच हैज हैपेंड. आई थिंक दीज आर द वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ अ जेन ज़ी. बहुत सारे लोग लाइफ में ये समझ नहीं पाते कि वो उनका पैशन क्या है. पैशन को समझ पाना या उनकी लाइफ के पर्पस को समझ पाना, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? आई थिंक अगर मैं अपनी स्टोरी से इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहती हूँ, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, आई चोज साइकोलॉजी एज माई सब्जेक्ट इन कॉलेज बैक देन. वो भी रैंडम. हमने एक करियर काउंसलिंग टेस्ट कराया था व्हेन आई वाज इन स्कूल. छोटी 8th-9th ग्रेड में थी मैं. अच्छा. उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट न्यू आया था, समथिंग कॉल्ड एज करियर काउंसलिंग टेस्ट. पहले कहाँ आता था, बट दिस वाज आई थिंक इन बैक इन 2014-15, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. करियर काउंसलिंग कराना है, सारे पेरेंट्स चाहते थे विल डू करियर काउंसलिंग, एंड उसके हिसाब से जो स्ट्रीम आएगा कॉलेज में हम वही स्ट्रीम लेंगे. अब ले तो मैंने लिया. इन माई रिपोर्ट इट केम दैट यू हैव अ गुड एप्टीट्यूड फॉर साइकोलॉजी, तो अब वो चल के आगे कर सकते हो. ठीक है. मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें. इनफैक्ट मुझे जाना था मैनेजमेंट में. अच्छा. क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वो वाला कोर्स लेके बैठे थे, कॉमर्स वाला, MBA BBA वाला. राइट. तो मेरे को जाना उसमें था. बट मैंने कहा कि यार चलो रिपोर्ट कराया है, इसमें आ रहा है साइकोलॉजी, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं ले लो. उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ. ले लिया. एंड देन आई एंडेड अप डूइंग माई ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन. अभी फिलहाल मैं PhD कर रही हूँ. तो ये सारा कंटिन्यू होता गया. तो आई थिंक माई पैशन अब जाके, यू नो, एट आफ्टर दीज सो मेनी ईयर्स, अब मुझे लग रहा है कि मेरा पैशन क्या है. एंड माई पैशन इज training. My passion is teaching. Not only teaching but also training, like I said, training and coaching. ये मेरा पैशन है. अगर मैं आपको बताऊं, स्कूल में आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. वेरी, मैं इनफैक्ट मुझे स्कूल जाना ही पसंद नहीं था. आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन बैक देन. रोती थी मैं, मेरे को स्कूल नहीं जाना है. कैसे इम्प्रूव किया फिर इसको? सो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीम. अगर हम लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं, ये एक्सट्रीम्स हैं. ऐसा कभी होता ही नहीं. यू चेंज एज अ पर्सन. अगर हम लोग साइंस की बात करें, हमारा दिमाग, हमारा पर्सनैलिटी हर 11 महीने में चेंज होता है. जस्ट लाइक एवरी 11 to 12 months वी चेंज एज अ पर्सन. And when we change as a person in every 11 to 12 months, and so our experiences change, so our perceptions change, right? सब कुछ change होता है. Right. And वो धीमे धीमे change होता गया. Then फिर life में कुछ कभी और मोड़ आया, फिर ups and downs. फिर ये चीज़ मैंने explore करी about teaching, about training. तो वो जब मैंने explore किया मेरी life में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एक्सप्लोर करने का. कभी कभार हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती एक्सप्लोर करने की, बट वो मुझे मिली. उसके लिए मैंने हाथ पैर भी मारे काफ़ी. और जब वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एक्सप्लोर करने की, जब मैंने एक्सप्लोर किया, देन आई न्यू कि ये मेरा पैशन है, जो मुझे पहले नहीं पता था. जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों को, उनको पता है हमको डॉक्टर बनना है, बट ये अगेन इट्स अ वेरी सुपरफिशियल थिंग. व्हेन आई आल्सो, सिंस आई एम आल्सो इन अ स्कूल, तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, they all have a very common answer. Yes. But मुझे अभी भी याद है कि हम जब स्कूल में थे, हमारी जो बैच थी, वो अगर मैं उन सेम लोगों को अगर मैं आज देखूं, they are all doing different jobs and different businesses जो उन्होंने प्लान नहीं किया था. So I think to understand your passion, इसमें थोड़ा टाइम लगता है. It's a process. पैशन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे,
टेस्ट कराया, पैशन मिल गया, ऐसा भी नहीं होता. राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट द टेस्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. आई एम सेइंग दैट दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी देते हैं. दोस करियर काउंसलिंग टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है. बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज यू गो विद द फ्लो. आप एक इसको एज अ जर्नी मानो, उसको एज अ प्रोसेस मानो. लेट लाइफ गिव यू सम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर. कोई नई चीज आ रही है, एक्सप्लोर करके देखो. हो सकता है कि वो एक्चुअली आपका हिडन पैशन हो जाए. So what I'm trying to say is don't be very stubborn and rigid कि आज चलो आज पैशन निकालते एक दिन बैठ के. It has to be a journey. Let it go as per how it goes. Don't be very controllable in terms of कि मुझे यही करना है. नहीं, अगर ये नहीं हो रहा है तो हो सकता है लाइफ के कुछ और प्लान्स हो. जो मेरे साथ भी यही हुआ, लाइफ के कुछ और प्लान्स थे, करना मुझे कुछ और था. बट नाउ इट्स वर्किंग फॉर मी. होता है, ऐसे ही होता है. Yes. अच्छा, लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी को माफ़ कर देना. लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप किसी को माफ़ करते हैं वो आपके लिए बेहतर होता है. Correct. लेकिन कई बार इस प्रोसेस को लोग समझ नहीं पाते. ये समझाइए आप. सो माफ़ करना इज़ फॉरगिविंग द पर्सन. अब एक होता है, मुझे याद है, मुझे एक मेरे टीचर ने बहुत पहले बताया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज. ही सेड फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव कर दो और भूल जाओ, फॉरगेट कर दो. उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था. मैंने कहा ये कैसे बोल रहे हैं, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, मैं कैसे भूल जाऊं. चलो फॉरगिव करना, चलो मैं सोच भी सकती हूँ. फॉरगेट, फॉरगेट ही बोल दिया सीधा. मतलब मैं भूल ही जाऊं, ऐसा कैसे भूल सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता. बट अब जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. सो आई थिंक दैट हैज अ वेरी डीप सिग्निफिकेंस. व्हेन यू फॉरगिव द पर्सन, यू आर नॉट ओनली फॉरगिविंग द पर्सन फॉर व्हाट ही हैज डन, बट आप अपने आप को भी फॉरगिव कर रहे हो. बिकॉज वरना आप उसी लूप में चलते रहोगे. जो हुआ उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के थॉट्स आते रहेंगे दिमाग में, वही इमोशंस क्रिएट करोगे, वही लूप में आप दिन भर एवरी डे फंसे रहोगे. सो फॉरगिविंग इज अ आर्ट. वो आर्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट है. अगेन मैंने कहा कि आप एक जर्नी में हो. एज ह्यूमंस वी आर इन अ जर्नी. सो व्हेन वी आर इन अ जर्नी, आई थिंक वो एक्सेप्टेंस वो आता जाएगा. द मोर यू, हाँ, धीमे धीमे आएगा. कुछ लोग होते हैं जो फोर्स करते हैं एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रहा है. तो वो ऐसे नहीं आएगा. अगर हम लोग थेरेपी की भी बात करें, काउंसलिंग की भी बात करें, तो उसमें हम क्लाइंट्स को यही बताते हैं कि इट इज़ अ जर्नी. ऐसा नहीं कि आप आज आए हो, मेरे साथ बैठे हो, तो आज के दिन में एक्सेप्टेंस आ जाएगा. ऐसा नहीं है. हाँ, तुरंत तो नहीं आएगा. वील डू सम एक्टिविटीज़. हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ थेरेपेटिक कॉन्वर्जेशंस होते हैं. थोड़ा क्लैरिटी आता है उनको. फिर घर जाएंगे, उस पर कुछ होमवर्क करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे. उसके बाद धीमे धीमे जर्नी में आता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉरगिव द पर्सन, नॉट ओनली फॉर देयर ओन सेल्फ बट ऑल्सो फॉर आवरसेल्फ. एंड देन फॉरगेट इट. फॉरगेट क्यों? क्योंकि भूलना भी इम्पोर्टेंट है. अब वो भूल, अब ऐसे तो आप बोलोगे कि ऐसे कैसे भूले, क्योंकि माइंड में तो वो चीज़ स्टोर्ड है कहीं ना कहीं. तो भूलना ऐसे है कि यू डोंट लेट दैट पर्टिकुलर थॉट एंटर इनटू योर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्ट्रक्ट योर फंक्शनिंग. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने फंसे होते हैं उस थॉट में कि हमारे आसपास की चीजें खराब हो जाती है. हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीजों में. ये नहीं होने दो आप. इस लूप में अगर आप आ गए तो वहां से थोड़ा सा मुश्किल है बाहर निकलना. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस लूप, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको थोड़ा भूलने की कोशिश करो, रिप्रेस करो कि जो हो गया, आई हैव फॉरगॉटन इट. एक हम बोलते हैं कॉर्ड ब्रेक करना. ये भी एक काउंसलिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि आप कॉर्ड ब्रेक करते हो सामने वाले इंसान से. मेंटली ब्रेक करते हो, फिजिकली कुछ कॉर्ड नहीं लगा रहे हैं, मेंटली ब्रेक कर रहे हो, कॉर्ड ब्रेकिंग. सो व्हेन यू मेंटली ब्रेक दैट अटैचमेंट, मेंटली ब्रेक दैट कॉर्ड, आप डिटैच हो गए मेंटल इमोशनल लेवल पे. डिटैच हो गए तो आई थिंक इट्स वेरी इजी. उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना. आप द मोमेंट यू आर डिटैच, फॉरगेट इट, फॉरगिव, फॉरगेट and start a new life again. ये बहुत अच्छी चीज़, forgive and forget. भूल जाओ. करेक्ट, भूल जाओ. राइट. कूल है. लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए वो लैंग्वेज है. और आजकल लैंग्वेजेस को लेकर भले ही अलग अलग स्टेट्स में झगड़े चल रहे हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको अगर सीख लिया तो फिर आपको MBA, ये IIT ना भी करें, यू कैन अर्न गुड अमाउंट फॉर योर सेल्फ. वो कौन सी ऐसी 4-5 लैंग्वेज जिसकी बच्चों को सिखाना चाहिए आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक लैंग्वेज का एक्यूमेन भी होता है. तो अब मैं फिर से अपनी कहानी लेके आपको बताती हूँ. तो आपको मैंने बताया था कि साइकोलॉजी मैंने पढ़ा था कॉलेज में, राइट. उस टाइम पे ना मैंने लैंग्वेज, अच्छा इसके पहले भी एक और कहानी है. व्हेन आई वाज इन स्कूल, वी हैड अ लैंग्वेज कॉल्ड फ्रेंच इन स्कूल. सो आई स्टडीड फ्रेंच फॉर अ फ्यू इयर्स इन स्कूल.
आफ्टर दैट उसके बाद ब्रेक हो गया था. व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज स्टडिंग साइकोलॉजी, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया फ्रेंच को. मैंने कहा क्या जाने दो, वैसे भी इसमें कहाँ कुछ करियर बनेगा, मेरे जो टेस्ट में आया है मैं वो कर लेती हूँ, लेट मी टेक अप साइकोलॉजी, उसमें कुछ कर लेते हैं. ठीक है. So I left French. उसके बाद my mother was behind me. She was behind me. She was saying कि नहीं तू side by side करती रहे. You go to college, do psychology, whatever you want. And she was behind me literally कि तू कर. मैंने 1-2 साल तो drop कर दिया था. मैंने कहा मुझे नहीं करना, because I was not getting that interest to do that, honestly. फिर उसके बाद 1-2 साल हुआ, फिर पता नहीं मेरा दिमाग चेंज हो गया. मैंने कहा नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसको वापस चालू किया. I continued it again. I joined इंस्टीट्यूट फॉर दैट. मैंने ज्वाइन किया, मैंने उसको वापस सीखा, मैंने कंटिन्यू किया. आई फिनिश्ड माई एंटायर स्टडी इन फ्रेंच. एंड उसके बाद अगर मैं आपको अभी की स्थिति बताऊं, तो अभी इट इज़ लाइक आई एम ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन स्टूडेंट्स ऑल्सो, वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब ये लैंग्वेज कौन सी है जो आप सीख सकते हो विच विल ऑल्सो पे यू बेटर देन द अदर कन्वेंशनल मोडालिटीज ऑफ अर्निंग. तो सबसे पहले तो स्पेनिश ऐसी एक लैंग्वेज है जो बहुत बोली जाती है. स्पेनिश मैंने रिसेंटली सीखा. रिसेंटली से मेरा मतलब है कि सबसे पहले तो फ्रेंच ऑफ कोर्स वाज इन माय स्कूल. आफ्टर दैट माय इंटरेस्ट ग्रू. मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया लैंग्वेज को लेके कि मुझे लगा कि मुझे और लैंग्वेज सीखनी चाहिए. और उस टाइम था कोविड का टाइम था. सो इन कोविड ऑफ कोर्स वी वर एट होम्स, तो मैंने ऑनलाइन इतना सीखा. ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया, मैंने ऑनलाइन बहुत सीख लिया. एंड आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दैट ऑनलाइन आई एम वर्किंग एज अ स्पेनिश टीचर नाउ. सो कहीं ना कहीं आई थिंक इट ऑल्सो गिव्स यू अ ऑप्शन, एन ऑल्टरनेटिव. एक रूम मिल जाता है आपको कि अच्छा ये चीज़ वर्क नहीं करी तो ये चीज़ वर्क कर लेगी. तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई ना कोई लैंग्वेज सीखो, इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फ्रॉम द अर्निंग पर्सपेक्टिव, वो तो है ही, बट साथ में आपको एक साइड इनकम, एक साइड रूम मिल जाता है कि अगर आपका मेन कुछ वर्क नहीं किया तो ये तो वर्क कर ही लेगा. और उसमें कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो आजकल ज्यादा वर्ल्ड वाइड बोली जाती है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इज स्पेनिश. लाइक आई सेड, इट्स स्पोकन वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर. द अदर इज फ्रेंच. फ्रेंच इज ऑल्सो वर्ल्ड वाइड स्पोकन, ज्यादा बोली जाती है. And then we have German. German is a very crucial language, specifically for students who are traveling to abroad in Germany and who are willing to गेट अ जॉब इन जर्मनी, बिकॉज वहाँ पे उनके अलग, आपको पता ही होगा कि जर्मनी में स्कॉलरशिप भी मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे वो लोग देते हैं स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे आके पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्टेड होते हैं कि नहीं हमको जर्मनी जाना है, वहाँ पे कोर्स करना है, पढ़ना है. एंड ऑफ कोर्स पैकेजेस भी उनके बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. सो आई थिंक दीज आर फ्यू लैंग्वेजेस विच वन कैन लर्न. इसके अलावा कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक जापानीज हो गया, कोरियन हो गया, मैंडरिन हो गया. इनके स्क्रिप्ट्स अलग है. ये बहुत हाई पेइंग लैंग्वेजेस है. अगेन जापानीज, कोरियन, मैंडरिन आर वेरी हाई पेइंग लैंग्वेजेस, बट द ओनली कंसर्न इज दैट इनके स्क्रिप्ट्स अलग हैं. स्क्रिप्ट्स मीन्स लाइक द वे वी आर राइटिंग. तो अभी हम लोग जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश आर ऑल इंग्लिश वाले स्क्रिप्ट. इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं ठीक है वैसे ही लिखते हैं, बट वर्ड्स अलग होते हैं, उनका बोलने का भी अलग होता है. But in case of these languages like Japanese, Korean, Mandarin, they have a change in the script. अगर हम लोग A लिखना है तो A को वो A नहीं लिखेंगे, अलग वाले स्क्रिप्ट में लिखेंगे उसको. तो उसको सीखना is very tedious. Tedious as in थोड़ा time consuming process है. Yes. तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है राइट फ्रॉम द बेसिक ईयर्स ऑफ द फाउंडेशन, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ऐसे लैंग्वेजेस सीख सकता है क्योंकि वो जल्दी ग्रास्प करेगा एज कम्पेयर टू अ वर्किंग प्रोफेशनल. बहुत सारे आते हैं जो काम कर रहे, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, दे आर इनटू अ 9 to 5 जॉब, और वो बोलते हैं कि हमको जापानीज सीखना है. अभी जापानीज सीखने के लिए उतना टाइम भी तो होना चाहिए बिकॉज आपको स्क्रिप्ट पूरा चेंज है उसका. तो ये सारे लैंग्वेजेस यस वी कैन डू. कूल. पवित्र, आपने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, स्पीक अप स्टैंड आउट. इस बुक के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं और कैसे इससे कोई स्टूडेंट या जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग वो कुछ नया कुछ सीख सकते हैं. बिल्कुल. सो दिस बुक इज कम्प्लीटली अबाउट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड. पर्सनल ब्रांड से मेरा मतलब क्या है, तो हम ब्रांड, जैसे एप्पल एक ब्रांड हो गया, मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है. हम बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांड की, मतलब ह्यूमंस के साथ हम डील करते हैं तो हर एक का पर्सनल ब्रांड हमको बनाना पड़ता है. जैसे आप मान लो कि हम कंपनीज के साथ डील करते हैं तो हर एक एम्प्लॉय, हर एक मैनेजर, टीम लीडर, CEO ऑफ द कंपनी, सबका एक अलग अलग पर्सनल ब्रांड, एक अपना पर्सोना है, पर्सनैलिटी है. उसको बनाना, उसको डेवलप करना, उसको ग्रूम करना, उसको आप कैसे निखार सकते हो, कौन से आपके अंदर स्ट्रेंथ्स है इनबिल्ट जिसको लेके हम काम कर सकते हैं, कौन सी छोटी छोटी वीकनेसेस हैं जिस पे भी हम काम कर सकते हैं. सो हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड
is what this book talks about. But more than that, it's important that we look into the language aspect. तो Okay. जैसे आपने नाम लिया है स्पीक अप स्टैंड आउट, स्पीक अप एंड स्टैंड आउट से हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज से कनेक्टेड है, कहीं ना ठीक कहीं बात ये है। कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है लैंग्वेज से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मुझे देखोगे तो आप मेरे अपीयरेंस को देखोगे। सेकंड, फिर मैं बात करना चालू करूंगी तो आप मेरे वर्ड्स को देखोगे। वर्ड से भी पहले आप मेरे टोन को देखोगे। टोन से भी पहले आप मेरे वॉइस की क्वालिटी को देखोगे। उसके बाद आप वर्ड्स को देखोगे। तो Right. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे व्हाट और हाउ, आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग बट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आई एम सेइंग दोस थिंग्स। आजकल व्हाट तो हर जगह अवेलेबल है, हाँ। लोगों को हाउ चाहिए। हाउ आर यू डूइंग द सेम थिंग, Yes. नॉट व्हाट। हाँ। So this book is the how. It tells you how to build your personal brand. It tells you how to improve your language, communication, and everything which is available and which makes you the best personal brand in the market. Great. And ये important किसके लिए है? मैं ये नहीं बोल रही कि ये important सिर्फ entrepreneurs के लिए है, ये important बच्चों के लिए भी है, ये important college going students उनके हाँ, लिए उनके भी लिए भी है। बिकॉज वो आगे चल के इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं काम करेंगे, उनका भी एक ब्रांड बनना चाहिए, एक पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए। आपको Right. लोग जाने दैट हु आर यू, यू आर दिस Right. पर्सन हु स्पीक्स लाइक दिस, हु वॉक्स लाइक दिस, हु टॉक्स लाइक दिस। उसको निखार के लाना इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड पीपल चार्ज लैक्स फॉर दैट, यू नो, इन पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप देखोगे, जिसको हम लोग PR की बात करते हैं, जी। पर्सनल ब्रांडिंग, पीपल चार्ज लैक्स फॉर दैट बाहर। बट यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी मेरी कोशिश है टू एडुकेट द पीपल, टू मेक देम अवेयर कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो ये इमेज बिल्डिंग ही बोल सकते हैं, इमेज बिल्डिंग बोल सकते हैं, बट थ्रू लैंग्वेज। थ्रू लैंग्वेज। थ्रू लैंग्वेज एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली हमने बात करी थी अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, द रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बताना चाहती हूँ एक और चीज़ कि साइंस के हिसाब से जी। अगर आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, इट विल रीवायर योर ब्रेन कम्प्लीटली। एंड ये मेरे साथ भी हुआ। व्हेन आई वाज इन स्कूल और इन कॉलेज, मेरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाज जीरो, लाइक इट वाज वेरी लेस, बिकॉज दैट्स वो इनबिल्ट है मेरे अंदर लैंग्वेज का एक्यूमेंट ज़्यादा है बट मैथमेटिकल का कम है। किसी के अंदर कुछ और हो सकता है, बट ओवर द इयर्स मैंने ये देखा कि द मोमेंट आई स्टार्टेड ग्रास्पिंग एंड लर्निंग मोर लैंग्वेजेस, मेरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी बढ़ता गया। तो ये एक कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट आपको कोमॉर्बिड एडवांटेज मिल जाता है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो लैंग्वेज के कारण आपका ब्रेन चेंज हो रहा है एंड इट्स गिविंग यू सम अदर एडवांटेज ऑल्सो साइमल्टेनियसली। अब मेरे साथ तो ये हुआ, किसी और के साथ कोई और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। सो व्हाई लर्निंग एंड a language is not only important for learning a language, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ सीखना है तो हम सीख रहे हैं, पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं है। वही मैंने कहा कि पैसे कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट साथ में आपको बेनिफिट और क्या मिल रहा है विच इज नॉन मॉनिटरी। आपको ये मिल रहा है कि आपका पर्सनल ब्रांड बढ़ रहा है, आपका दिमाग चेंज हो रहा है, द neurons are getting rewired and you are changing as a person, that's most important. Right. अगर मुझे अभी भी कोई मुझे मिलता है, मैं उनको बताती हूँ कि how many languages I learn and I teach, तो उनको लगता है कि अच्छा ये सारे आप ही पढ़ाते हो। एंड सो इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑल्सो व्हेनेवर यू गो, जहाँ पे भी आप जाते हो, मिलते हो, एक अच्छा इंप्रेशन रहता है लोगों का। राइट। एंड नॉट ओनली दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट सर्टन एक्सर्प्ट्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारता। ओके। अभी ये क्यों ऐड किया है? ये इसलिए ऐड किया है बिकॉज अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अर्जुना एंड कृष्णा का जो कॉन्वर्जेशन हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, अर्जुना बोल रहे थे, कृष्णा सुन रहे थे, एंड देन द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन द सेकंड चैप्टर, it's very important to note the language pattern Krishna uses. कौन सा लैंग्वेज पैटर्न यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, उसी चीज को समझाने का उनका तरीका कैसा है, डायरेक्ट है, कई बार इनडायरेक्ट है, व्हाट इज द पैटर्न। तो कई बार हमको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है ताकि हमारी लाइफ ईजी हो जाए। तो दिस बुक ऑल्सो कंटेन्स सर्टन एक्सर्प्ट्स फ्रॉम दैट, प्लस ऑल्सो टॉक्स अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप चेंज कैसे होते हैं, आपका ब्रेन कैसे चेंज होता है। तो अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे, आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे, प्लस आपकी लाइफ्स और इजी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरैक्टिंग विथ ह्यूमन बींग्स, कम्युनिकेशन एंड इमेज बिल्डिंग। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द बुक टॉक्स अबाउट। तो ये बुक कहाँ पर मिलेगी हमें अगर कोई खरीदना चाहता है? दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon and Flipkart, so you can order it online.
कूल है। तो मुझको तो मेरी कॉपी मिल गई है, लेकिन अगर आप भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो जाएं और जाकर आज ही खरीदें अमेजन फ्लिपकार्ट से। थैंक यू वेरी मच पवित्रा, यहाँ पर आने के लिए, इतनी सारी कमाल की बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।